हेलो बच्चों, क्लास 11th बायोलॉजी का ये पहला चैप्टर जो मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ, ये अनोखा वीडियो पूरे यूट्यूब में आपको नहीं मिलेगा और इसके पीछे मैं उन गरीब बच्चों के लिए स्पेशली जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, नोट्स भी नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे बनेगा, क्या पढ़ना है, इसलिए मैं इसको NCERT बेस्ड NCERT पे 100% बेस्ड जो एक्सप्लेनेशन है मैं इस तरह के वीडियो में दे रहा हूँ। आप इसे पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो डालूँगा तो आपको इस नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर जीव जगत लिविंग वर्ल्ड। इसमें आपको पहला जो जानना है कि जीवन क्या है, यानी किसे हम जीवित कहेंगे, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे कहेंगे। तो देखिए, कुछ अभिलक्षण जो जीवों में परिलक्षित होते हैं, उनमें पहला जीव वृद्धि करते हैं, जिसमें वृद्धि होता है, आंतरिक वृद्धि होता है, हम कहेंगे उसमें जीवन है। दूसरा, सभी जीव जनन करते हैं। तीसरा, उपापचयी क्रियाएं जीवों की विशिष्ट गुणों में से एक है, यानी कि जिसमें जीव में आंतरिक जो बनने का काम जो होता है, जो विनाशकारी काम होता है, यानी रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों क्रियाएं को सम्मिलित रूप से हम उपापचय कहते हैं, तो वह जीवों का एक विशिष्ट गुण होता है। जीवों के अन्य लक्षणों में उसका संवेदनशीलता, स्टिमुलाई, है ना, तथा प्रतिक्रिया, उसके प्रति रिस्पॉन्ड जो करते हैं, तो ये लक्षण भी जीवन का होना बतलाता है। और लास्ट, चेतना, कॉन्शियस, ये सारे गुण किसी भी जीवित जो शरीर है वह उसमें देखा जा सकता है। तो ये सारी जो पॉइंट्स हैं उससे हम पहचान सकते हैं कि जो सामने वस्तु है उसमें जीवन है या नहीं है। नेक्स्ट इसमें जानना है हमको कि जीव जगत में विविधता। तो जो भी आप आसपास पौधा, पेड़ पौधा या जंतु देखते हैं, उसमें डाइवर्सिटी, विविधता पाई जाती है। ठीक है, ये जैविक विविधता जो है पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार को कहते हैं। अलग अलग जो पौधे हैं, है ना, अलग अलग जो जानवर हैं, प्राणी हैं, उसको हम विविधता कहते हैं। ये अभी तक हमको लगभग 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन तक स्पीसीज हम अभी तक इस पृथ्वी पर ज्ञात कर चुके हैं और उसके बारे में जान चुके हैं, है ना, मतलब कि ज्ञात हो चुका है या जान चुके हैं, है ना। हालांकि अभी बहुत सारा बाकी है खोजना और जानना। नेक्स्ट, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसको बोलते हैं? वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, दृश्य गुण मतलब कि जो देखने में कुछ गुण, जो हम देखने में क्या ये है ये नहीं है, तो ये सब गुणों को देखते हुए हम उसको अलग अलग ग्रुप में वर्गीकृत करते हैं, इसी को बोलते हैं वर्गीकरण। नेक्स्ट टॉपिक है वर्गीकी या टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी बोलते हैं कि यह वर्गीकरण के सिद्धांतों और अनुक्रमों का अध्ययन है, यानी कि वर्गीकरण किस सिद्धांत पे कर रहे हैं और कौन सी प्रक्रिया अपनाते हुए कर रहे हैं, अनुक्रम मतलब किसके बाद क्या, किसके बाद क्या, जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं वो टैक्सोनॉमी कहलाता है। वर्गीकरण के सिद्धांतों और अनुक्रमों का अध्ययन जो है वो टैक्सोनॉमी है। तीसरा टर्म इसमें है सिस्टमैटिक्स, वर्गीकरण पद्धति। तो ये क्या है? विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उसकी विविधता सहित उसके संबंधों को अध्ययन करने की शाखा को वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। ठीक है, वर्गीकरण पद्धति क्या कहा कि जो जीव हैं उसको हम जानने का, जीवों के प्रकार को जानने का और उसकी विविधता सहित उसके संबंधों का अध्ययन, यानी कि जो जो इसमें विविधता है,
ये चीज़ विशेष चीज़ है और इसका संबंध जिससे है उसका वर्ग, उसको उसकी शाखा, उस जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसी को हम बोलेंगे वर्गीकरण पद्धति। ये वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासीय संबंध को भी अध्ययन किया जाता है। विकासीय संबंध मतलब किससे वो विकसित हुआ है। कोई भी जीव अगर आप देखे होंगे तो उस बहुत निकटतम कोई दूसरे वर्ग है जिससे अधिकतम उसका कैरेक्टर जो है, लक्षण जो मिलते हैं, यानी उसका विकास शायद उस वर्ग से हुआ है। तो इस संबंध को भी इस वर्गीकरण पद्धति में हम देखते हैं। तो यहाँ वर्गीकरण में 3 शब्द जनरली सिनोनिम्स जैसा यूज किया जाता है, लेकिन आप देखेंगे थोड़ा बहुत डिफरेंस है। इसमें वर्गीकरण है ना, दूसरा था टेक्सोनॉमी और तीसरा था वर्गीकरण पद्धति यानी सिस्टमेटिक्स। तो क्लासिफिकेशन, टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स ये लगभग मिलता जुलता शब्द है जिसको लोग सिनोनिम्स जैसा यूज भी करते हैं, लेकिन बहुत ही थोड़ा माइनर तीनों में डिफरेंस है। इसको फिर से पुनः देख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जैविक वर्गीकरण से लाभ। अब वर्गीकरण हम क्यों करते हैं, वर्गीकरण करने से हमें क्या फ़ायदे हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला है अध्ययन को सरल करने के लिए। वर्गीकरण जब करते हैं तो इससे हमारा अध्ययन आसान हो जाता है। सपोज कीजिए कि एक वर्ग में हमको 100 जीव आए, अब 100 जीव को अलग अलग पढ़ने से अच्छा है केवल एक जीव को पढ़ लिए, 100 के बारे में जान गए। तो इस तरह से अध्ययन हमारा सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। दूसरा, इससे जीवों को पहचानने में सहायता मिलती है ना, जीव को हम आसानी से पहचान पाते हैं कि किस वर्ग से संबंधित है। यह जीवों के विभिन्न वर्गों से संबंधों को दर्शाता है। अब जब हम जान गए कि 5 वर्ग हैं, अब पांचों वर्ग में हम सबको अलग अलग सबका कैरेक्टर लक्षण जो है वो जान रहे हैं, तो हम इससे ये गेस कर सकते हैं कि किसका लक्षण किस वर्ग से मिलता है, तो उसका संबंध को वो दर्शाता है। तो तीसरा ये हो गया। चौथा पॉइंट हो गया कि यह विकासीय संबंधों को जानने में भी सहायता करता है ना, जैसे कि हम लोग पहले भी बात किए हैं कि जीव का विकास जो हुआ है वो किस से हुआ है उसके बारे में भी हम जान पाते हैं इस वर्गीकरण की वजह से। नेक्स्ट, नाम पद्धति। अब आते हैं नोमेनक्लेचर, यानी जो जीव हमारे आसपास हैं, पौधे हो या जंतु हो, तो उसका नामकरण, जो नाम रखने की प्रक्रिया है, वही नाम पद्धति कहलाती है। तो प्रत्येक जीव का एक मानक नाम देने की प्रक्रिया को नाम पद्धति कहा जाता है। प्राचीन काल से साधारण नाम देने का प्रचलन है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट क्या बोला कि नाम पद्धति में क्या करते हैं हम लोग, जनरली कुछ बिना सोचे विचारे है ना, लोकली जो वहाँ पे कुछ लोगों द्वारा प्रपोज होती है और बाकी लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हुआ साधारण नाम है ना, कॉमन नाम, इसको जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। लेकिन यह जो नाम पद्धति है उसमें कुछ कमियां हैं। कौन सी नाम पद्धति? साधारण नाम पद्धति। तो साधारण नाम पद्धति में क्या कमियां हैं इसको समझते हैं एक करके। जैसे देखिए, ये इस पौधे को आप पहचान रहे होंगे, इसको गुड़हल या अड़हुल का पौधा भी कहते हैं। अब ये अड़हुल जो है या गुड़हल जो है, इसको कई नाम से जानते हैं, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे देखिए, गुड़हल को इंग्लिश में चाइना रोज़, संस्कृत में पद्मचारिणी, बंगाली में जबा, उड़िया में मंदरा और मराठी में जासवंत। इससे क्या मालूम चला कि अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ पे मान लीजिए कि अलग अलग भाषाएं बोली जा रही है, वहाँ अगर हम जाते हैं तो किस विषय पर बात हो रही है हम उसको नहीं समझ पाएंगे। अगर संस्कृत में उसको पद्मचारिणी के रूप में इसको यूज किया जाए, हम जान रहे हैं गुड़हल क्या है, उसके बारे में बहुत कुछ जान रहे हैं, लेकिन पद्मचारिणी कोई बोलता है या बंगाली में जवा बोलता है तो हम उसको पहचान नहीं पाएंगे। तो यह साधारण नाम की कमी क्या हो गई कि भाषा में अंतर के साथ साधारण नाम में भी अंतर आते रहते हैं। दूसरा जो डिमेरिट है, दूसरा डिमेरिट देखिए, इसमें एक पौधा है, इस पौधे का नाम जो है वो है थॉर्न, क्राउन ऑफ थॉर्न। दूसरा है ये पहचानिए इसको, किस्मिक्विक, पोर्टुला का पिलोसा। ये है हेंस एंड चिकन्स, एस्परवाइबम टक्टोरम। इसको देखिए, ये क्या है, ये कैलोट्स, ब्लड सकर। तो यहाँ पे इन
नामों में ये नाम जो आप पढ़ेंगे, क्राउन ऑफ थॉर्न्स, किस मी क्विक, हेंस एंड चिकन्स, ब्लड सकर, इसका कोई मतलब अर्थ नहीं हुआ, महत्व कुछ नहीं है। ये नाम का कोई मतलब नहीं है। ब्लड सकर, अरे खून थोड़ी पीता है कैलोट्स। तो इसका डिमेरिट हुआ। इसको डिमेरिट को हम कैसे कह सकते हैं कि साधारण नाम महत्वहीन होते हैं, इस नाम का कोई महत्व नहीं होता। नीचे जो नाम दिया गया है उसका साइंटिफिक नेम है यूफोर्बिया मिली है, पोर्टुलाका पिलोसा है उसका, लेकिन ऊपर जो नाम उसके पहले लिखे हुए हमने कि क्राउन ऑफ थॉर्न्स, ये महत्वहीन हुआ। किस्मिक्विक, ये महत्वहीन हुआ। हेंस एंड चिकन्स महत्वहीन हुआ। ब्लड सकर महत्वहीन हुआ। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हुआ इसका। तीसरा देखते हैं, ये जो डायग्राम है ये सिल्वर फिश का है। ठीक है, दूसरा डायग्राम देखिए ये कटल फिश का है। तीसरा डायग्राम देखिए ये जेली फिश का है। चौथा डायग्राम देखिए ये स्टार फिश का है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं आप, सब फिश यानी कि सब मछलियाँ हैं। क्या ये फिश रियली फिश है? नो। तो नाम क्या, नाम भ्रम पैदा करता है। आखिर फिश नाम क्यों पड़ा, फिश तो है नहीं है। इसलिए तीसरा जो डिमेरिट हुआ है कि साधारण नाम भ्रम पैदा करने वाला होता है। नाम फिश है लेकिन फिश नहीं है। चौथा पॉइंट देखते हैं इसका। ये देखिए ये काले रंग के चिड़िए, तो इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक बर्ड्स। ये मछली जो उड़ती है तो क्या बोलते हैं? फ्लाइंग फिश। ये देखिए इसमें मोती बनता है तो पर्ल ओस्टर बोल दिए इसको। ठीक है, एक और देखिए ये ट्री फ्रॉग, चूँकि फ्रॉग पेड़ पर चढ़ सकता है इसलिए इसको ट्री फ्रॉग। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम कि जो इसका इन नामों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, ऊपरी विशेषता को देख करके, जैसे ब्लैक बर्ड, काला देख करके ब्लैक बर्ड बोल दिए, है ना। आदत देखकर, आदत है ना, फ्लाई करती है तो फ्लाइंग फिश होगी। स्थान मतलब कि ट्री फ्रॉग, क्योंकि चढ़ सकता है इसलिए ट्री फ्रॉग। या उसका उपयोग जैसे कि पर्ल ओस्टर, पर्ल मोती मिलता है इसलिए पर्ल ओस्टर बोल दिए। तो इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता। तो ये 4 जो ड्रॉबैक्स है साधारण नाम के, जिसकी वजह से हम वैज्ञानिक नाम को प्रीफर करते हैं। वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम को देखते हैं क्या है। एक नाम जो पूरे विश्व में सर्वमान्य हो उसे वैज्ञानिक नाम कहा जाता है। यानी कि सभी देश में उसी नाम से उस वस्तु को, यानी कि प्राणी या जीव या वस्तु या पौधे को हम उसी नाम से पूरे विश्व में जाने, तो ऐसे नाम को हम बोलते हैं वैज्ञानिक नाम। पौधे के लिए जो वैज्ञानिक नाम देने की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ICBN है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। और जंतु के लिए जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो है ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब नेक्स्ट द्विनाम पद्धति, यह बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब ऐसा है कि इस नामांकन प्रणाली को कैरोलस लिनियस ने सुझाया था। इस नाम पद्धति में 2 घटक होते हैं, पहला वंश नाम और दूसरा जाति। यानी किसी भी जीव का नाम जो देते हैं हम 2 शब्दों में देते हैं। पहला शब्द जो होता है उसका वंश को दर्शाता है और दूसरा शब्द उसके जाति। ऐसे नाम पद्धति को हम बोलते हैं बाइनोमियल, द्विपद नाम पद्धति। 2 पद में उसका नाम होगा। जैसे मैंजीफेरा इंडिका, आम का नाम हो गया मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा उसका वंश हो गया, इंडिका उसका जाति हो गया। ठीक है, इस तरह से कई नामों को मिलेंगे। नेक्स्ट, वर्गीकी पदानुक्रम, टेक्सोनोमिकल हायरार्की। टेक्सोनोमिकल हायरार्की क्या हुआ कि यह एक रूपरेखा है जिसमें वर्गीकी संवर्ग को एक निश्चित क्रम में, जैसे उच्च से निम्न क्रम में रखा जाता है। ठीक है, यानी वर्ग बना लिए। अब वर्ग में कई संवर्ग आया, है ना, कोई बड़ा होगा, कोई उससे छोटा होगा, कोई उससे छोटा होगा, कोई उससे छोटा होगा, है ना। तो ये सारे जो वर्ग हैं इसको अगर हम सजाते हैं बड़ा से छोटा, तो ऐसे जो अनुक्रम हुआ इसको हम हायरार्की बोलते हैं। चूँकि वर्गीकरण का ये है इसलिए इसको बोल देंगे हम टेक्सोनोमिकल हायरार्की। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई या पद होता है।
यानी जो भी वर्ग हुआ पहला, एक दूसरा, जो भी प्रत्येक कोई भी एक जो वर्ग हुआ है ना, वो प्रायः वर्गक या टैक्सॉन इसको कहते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई या पद होता है जिसे प्रायः वर्गक या टैक्सॉन कहा जाता है। अब देखो कौन कौन से जिसे वर्गीकरण में हम लोग यूज करते हैं। इसमें आपका जगत है, संघ या भाग, है ना। जनरली प्राणी के लिए संघ और पौधे में इसको भाग के रूप में जानते हैं। उसके बाद वर्ग, गण, ऑर्डर, कुल, फैमिली, वंश, जीनस और जाति, ये सारे संवर्ग आते हैं जो वर्गीकरण के जब करते हैं जीवों का, तो ये सारे संवर्ग हैं, जिसमें सबसे बड़ा संवर्ग हुआ जगत और सबसे छोटा हुआ जाति। तो इसी संवर्ग में प्रत्येक संवर्ग को हम क्या कहेंगे, टैक्सॉन कहेंगे। जैसे जाति एक टैक्सॉन हो गया, या वर्ग एक टैक्सॉन हो गया, गण एक टैक्सॉन हो गया, ठीक है। तो स्पेसीज जो नीचे पौधे और प्राणियों दोनों में स्पेसीज सबसे निचले संवर्ग में आता है। ये दोनों में ही पादप या जंतु में यह सबसे निचला संवर्ग है। अब एक करके देखते हैं इसमें कि कैसे इसको बांटा गया है। तो पहले देखते हैं स्पेसीज यानी कि जाति। मौलिक समानता वाले, देखिए सबसे पहले जाति और स्पेसीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट स्पेसीज हो जाती है, और बाकी सबको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो किसे कहते हैं, देखिए पहले मौलिक समानता वाले जीवों का एक वर्ग जो आपस में संभोग कर सके और प्रजनन योग्य संतति पैदा कर सके उसे स्पेसीज कहा जाता है, ठीक है। ऐसे जीवों का समूह जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सके, ठीक है, और रिप्रोडक्शन के उपरांत प्रजनन योग्य, है ना, जो जीव उत्पन्न करेंगे, प्रजनन करके जो जीव उत्पन्न करेंगे वो भी प्रजनन के लायक हों, ऐसे जीवों के ग्रुप को हम स्पेसीज कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। बाकी सब बहुत आसान है। अब देखिए किस तरह के बहुत सारे ऐसे स्पेसीज होंगे, है ना, जिसमें कॉमन समानता होगी, समानता कॉमन होगी, है ना। तो ऐसे जीवों को हम एक ग्रुप में डाल देते हैं, इसको वंश बोले। तो वंश में संबंधित स्पेसीज का एक वर्ग आ गया जिसमें स्पेसीज के गुण अन्य वंशों में स्थित स्पेसीज की तुलना में समान होता है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट जो है कुल में क्या आएगा, संबंधित वंश, कुछ वंश होंगे जिसके गुण समान होंगे, उसको हम एक ग्रुप में डाल देते हैं जिसको हम कुल बोले। फिर इसी तरह से कई कुल जिसमें एक समानता होती है उसे गण में डाल दिए, है ना। फिर इसी तरह से कई गण मिल करके जिसमें एक कॉमन समानता होगी उसका वर्ग बन जाएगा। फिर कई वर्ग जिसमें एक कॉमन समानता होगी उसे संघ कहेंगे या भाग कहेंगे। पादप के इसमें भाग यूज करते हैं और जंतु के इसमें संघ यूज करते हैं। और इसी तरह से कई संघ जिसमें समानता कुछ लक्षण कॉमन होंगे उसे जगत कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा टैक्सोनॉमिकल हायरार्की हुआ। नेक्स्ट वर्गीकी सहायता साधन। ये क्या है कि वर्गीकरण में सहायता करने वाले जो साधन हैं, जिसमें हमको वर्गीकरण करने में जो हमको हेल्प करे, वह वर्गीकी सहायता साधन हुआ, टैक्सोनॉमिकल एड्स हुआ। देखिए इसमें क्या कह रहा है, वर्गीकी सहायता साधन एक ऐसा साधन है जो वर्गीकी अध्ययन में सहायता करता है। कुछ वर्गीकी सहायता साधन निम्नलिखित हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये क्या है, यह एक हर्बेरियम है। हर्बेरियम क्या होता है, तो हर्बेरियम जो है वह एक वनस्पति संग्रहालय होता है, ठीक है। पौधे का, फिर पौधों का एक संग्रहालय होता है जहाँ पौधे के एकत्रित नमूने को कागज की सीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित किया जाता है ना। एक बुक कॉपी टाइप का रहेगा आपका, जिस पर पेड़ पौधे के नमूने को हम रख कर उसको चिपका कर, है ना, परिरक्षित करते हैं, उसको संचित रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। तो इस तरह के जो मैनुअल बनता है, हमको इस तरह का जो बुकलेट तैयार होता है, उसको ही हम हर्बेरियम कहते हैं। इन सीटों में, इसमें जो सीट यूज करते हैं को विश्वव्यापी मान्य वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। मतलब कि उसमें कुछ आपको किस तरीके से स्पेसिमेन को लगाना है ना, कैसे लिखना है, कितना साइज होना चाहिए पेज का, ये सब हम जो मान्यता जो है, जो क्राइटेरिया है, उसको हम फॉलो करते हैं इसमें। नेक्स्ट है हर्बेरियम की सीट
पर एक लेबल लगा होता है। जो भी सीट आप तैयार करते हैं उस पर एक लेबल लगा होता है। लेबल पर क्या रहेगा, जिस पर पौधे को एकत्र करने की तिथि, किस दिन पौधा को एकत्र किया गया, स्थान कहाँ से एकत्र किया गया, पौधे का इंग्लिश स्थानीय और वैज्ञानिक नाम, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, स्थानीय नाम उसका क्या है और उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, उसका कुल क्या है, उसको एकत्र करने वाले का नाम आदि उस पर लेबल किया रहता है ना। तो ये हमारा एक टैक्सोनॉमिकल एड हुआ। जैसे अब कोई दूसरा व्यक्ति जब उस पादप के, उस पौधे के बारे में जानना चाहेगा तो उस हर्बेरियम से इसका रेफरेंस लेकर के उसको जान सकता है। तो यह एड हुआ, ये सहायता हुआ, है ना। नेक्स्ट दूसरा जो है टैक्सोनॉमिकल एड है हमारा वनस्पति उद्यान, बोटनिकल गार्डन, है ना, जहाँ पेड़ पौधे को आप संरक्षित रखते हैं। तो यह क्या है, वनस्पति उद्यान में संदर्भ के लिए जीवित पौधों का संग्रहण किया जाता है, जहाँ प्रत्येक पौधे पर लेबल लगा होता है ना, जिस पर वनस्पति या वैज्ञानिक नाम, उसके कुल का नाम लिखा रहता है ना। पौधा जो है, पौधा के सामने एक लेबल लगा दिए, साइन बोर्ड लगा दिए, और उस पौधे का नाम, उसका बोटनिकल नाम, उसका इंग्लिश नाम, है ना, उसका कुल अगर है उसका कुल का नाम। तो इस तरह से उसके बारे में कुछ डिटेल्स हम लगा देते हैं ताकि उसको देखकर समझा सके, और यह आपको वनस्पति उद्यान में देखने को मिल जाता है। इन उद्यानों में पौधे की स्पीसीज़ को पहचान के लिए उगाया जाता है, ठीक है। और इसमें आपको एग्जाम्पल जो है इंडियन बोटनिकल गार्डन हावड़ा, है ना, जो कोलकाता में है। ये दूसरा है नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, NBRI लखनऊ में। एक और एग्जाम्पल दिया है कि बोटनिकल गार्डन क्यू, जो इंग्लैंड में सबसे बड़ा है। तो यह हमारा वनस्पति उद्यान हुआ, ये भी एक टैक्सोनॉमिकल एड हुआ। तीसरा टैक्सोनॉमिकल एड हमारा संग्रहालय, म्यूजियम। म्यूजियम में क्या करते हैं हम, म्यूजियम में देखिए कि यह यहाँ पे अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधे या प्राणियों के नमूने होते हैं, है ना। संरक्षित किया हुआ पौधा या प्राणी, इसको हम संग्रहालय में रखते हैं। अब इसमें प्राणियों के कंकाल भी रखे हो सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो अब कंकाल भी आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं हम संग्रहालय, ठीक है, म्यूजियम। नेक्स्ट जो है चौथा, प्राणी उपवन या चिड़ियाघर। चिड़ियाघर का नाम जरूर सुना आपने। तो यह भी एक टैक्सोनॉमिकल एड है। कैसे कि आप जब चिड़ियाघर में जाते हैं तो उस जानवर के बारे में आप जान पाते हैं कि उस जानवर के बारे में, उसका हैबिट क्या है, वो क्या खाता है ना, वो किस वर्ग में आता है। तो यह तुम आपको पढ़ने में, जानने में सहायता किया। तो ये भी एक टैक्सोनॉमिकल एड हो गया। तो देखिए लिख रहा है क्या, इन उपवनों में अधिकांशतः वन्य आवासीय जीवित प्राणी रखे जाते हैं। वन में रहने वाले जीवित प्राणी को रखे जाते हैं। सभी प्राणियों को उसके प्राकृतिक आवासों वाले परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है ना। जो प्राणी जिस प्राकृतिक आवास में रहते हैं वैसे उसको वहाँ रखने का प्रयास किया जाता है। हालांकि, है ना, 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश होती है कि जैसा उनको इन्वायरमेंट में रहते हैं वही इन्वायरमेंट उनको मिले। नेक्स्ट है कि इन उपवनों में हमें वन्य जीवों की मानव की देख रेख में आहार, प्रकृति और व्यवहार को सीखने का अवसर प्राप्त होता है ना। उसमें जीव कैसे रहते हैं, उसकी आहार प्रकृति क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, है ना, व्यवहार कैसे करते हैं, इससे हमको उससे ज्ञान मिलता है। तो चौथा आप समझ गए। नेक्स्ट पांचवा जो है वो है कुंजी अथवा चाबी। ये कुंजी और चाबी क्या है, चलिए देखते हैं। इस सहायता साधन का उपयोग या प्रयोग समानताओं या असमानताओं पर आधारित होकर पौधे तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि हमारे पास जो साधन है ये कुंजी या चाबी, इसमें हम देखते हैं, मिलाते हैं कि इसमें क्या क्या समानता है या क्या क्या असमानता है, और इसके आधार पर हम प्राणियों की पहचान करते हैं, ठीक है। जैसे यह कुंजी विपर्यासी लक्षणों, जो प्रायः जोड़ों या युग्मों, इन्हें युग्मित कुप्लेट कहा जाता है, के आधार पर होती है। ये कुंजी में क्या होता है कि जो लक्षण दिए रहेंगे, 2 लक्षण दिए रहेंगे जोड़ों में, जोड़ों मतलब 2 लक्षण दिए रहेंगे, एक में समानता ये लक्षण और दूसरे में दूसरे लक्षण दिए हुए। अब इसमें से आप देख लीजिए कि किससे आपका जो जीव है वो उसका
मैच करता है ना, और उसके आधार पर हम उसको उस वर्ग में डाल देते हैं। तो यह जो हुआ, जो युग्म हुआ लक्षणों का, इसको हम बोलते हैं युग्मित या कपलेट। तो कुंजी जो होता है जनरली कपलेट में होता है। नेक्स्ट, कुंजी दो विपरीत विकल्पों को चुनने को दिखाती है, जो अभी हम लोग बात किए। इसके परिणाम स्वरूप एक को मान्यता तथा दूसरे को अमान्यता प्राप्त होती है ना। जिससे मैच हो गया उसका मान्यता हो गया, चलो भाई ये इससे मैच कर रहा है, ये हो गया हमारा एक्सेप्टेड। और ये दूसरा पॉइंट जो है इसे मैच नहीं कर रहा, तो ये नहीं है। तो एक को मान्यता मिला, दूसरे को अमान्यता प्राप्त होती है। कुंजी में प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का कार्य करता है। ठीक है, पहचानने के लिए प्रत्येक वर्ग की संवर्ग जैसे कुल, वंश या जाति के लिए अलग अलग वर्ग की कुंजी की आवश्यकता होती है ना। हर एक जो हमारा टैक्सॉन है उसके लिए कुंजी अलग अलग होगा। नेक्स्ट है हमारा फ्लोरा बुक। फ्लोरा बुक में किसी क्षेत्र के पौधे तथा उसके वासस्थानों के विषय में जानकारी होती है ना। किसी भी क्षेत्र का जो पौधा है या उसके वासस्थान है उसके विषय में जानकारी होगी। उस विशेष क्षेत्र में मिलने वाले पौधे की स्पीसीज की विषय सूची भी होती है ना। उस विशेष क्षेत्र में कौन कौन पौधे होंगे, कौन कौन से स्पीसीज हैं उसके, या उसकी वहाँ पे सूची मिलती है। तो ये फ्लोरा बुक भी आपका सहायता साधन हुआ। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमिकल एड में नियम पुस्तिका, मैनुअल्स। मैनुअल्स में क्या है कि उस क्षेत्र में पाए जाने वाली स्पीसीज को पहचानने में सहायता मिलती है ना। किसी क्षेत्र में कौन कौन से स्पीसीज हैं उसको जानने के लिए नियम पुस्तिका में उसका वर्णन होता है, तो उससे भी हमको इसकी जानकारी प्राप्त होती है। और लास्ट इसमें है वह है मोनोग्राफ, है ना। मोनोग्राफ क्या होता है कि यह एक टैक्सॉन की पूरी जानकारी होती है। मोनोग्राफ भी एक बुक हो गया, एक आपका बुकलेट हो गया जिसमें किसी एक टैक्सॉन के बारे में पूरी जानकारी होती है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है और आप इसे 2-3 बार देखेंगे, अपने बुक को पढ़ेंगे और समझेंगे, है ना, कि क्या क्या इसमें आपको दिया हुआ है। और 2-3 बार आप वीडियो देख लेते हैं तो एक क्लियर कॉन्सेप्ट मैं समझता हूँ आपको मिल जाएगा इस चैप्टर से। ये भी छोटा चैप्टर है। और फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।